हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इसमें जीएस की कक्षाएं प्रारंभ की हुई हैं और जीएस की कक्षाओं में आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पॉलिटी का। और पॉलिटी में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खत्म कर ली है और आज हम चर्चा करेंगे आपके संविधान सभा की संरचना पर। संविधान सभा की संरचना, ठीक है। संविधान सभा की संरचना या हम कह सकते हैं, ठीक है, हम संविधान सभा के बारे में बातचीत तो करेंगे ही करेंगे, हम भारतीय संविधान की संरचना की बातचीत करेंगे, ठीक है। संविधान सभा तो देखेंगे ही, भारतीय संविधान की संरचना, कैसे कैसे हमारा भारतीय संविधान बना, कैसे कैसे इसका उद्भव हुआ। तो हमने सबसे पहले हमने देखा हुआ है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, जो हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो अंग्रेजों के समय के हमारे अधिनियम थे, तो उन पर हमने चर्चा की है। आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की संरचना कैसे होती है। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा ये है कि भारतीय संविधान का जो गठन की बातचीत है, संविधान सभा के यानी गठन की बातचीत है, वो सर्वप्रथम कब आती है सामने। तो भारत में संविधान सभा के जो गठन का विचार है सर्वप्रथम, ठीक है, संविधान सभा के गठन का विचार, ठीक है। संविधान बना तो संविधान बनाने के लिए हमने क्या बनाया, संविधान सभा बनाई। और संविधान सभा का जो गठन का विचार है 1934 में एम एन रॉय ने किया था। याद रखिएगा, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम एन रॉय ने 1934 ईस्वी में किया था। और कांग्रेस ने भी 1935 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया, यानी कह दिया कि जो है संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और कांग्रेस ने भी इसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो गठन का विचार है 1934 ईस्वी में किसने किया था, एम एन रॉय ने किया था, ठीक है। और अंग्रेजों, फिर कांग्रेस ने बातचीत की 1935 में, कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया। 1935 में कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया, ठीक है, कि संविधान सभा बनाई जाएगी। और 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि संविधान सभा बनाई जाएगी। और संविधान सभा जो है हमारी जो कैसी रहेगी, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। और ये जो संविधान सभा का निर्माण है वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने बात स्वीकारी। क्यों, ध्यान रखिएगा, क्यों स्वीकार किया, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की घटना भी चल रही थी। तो अंग्रेजों ने जो है स्वीकार कर लिया और उसको नाम क्या दिया, अगस्त प्रस्ताव। और ये अगस्त प्रस्ताव कब होता है, 1940 में पारित होता है। इसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने क्या कर लिया था, इसको स्वीकार कर लिया था, तो उसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाने जाते हैं। और इसी अगस्त प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन भेजा, जिस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। क्या नाम था उसका, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन भारत आता है, कब आता है, 1942 में भारत आया, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की ये घटना है। तो क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में भारत आता है। और उसने क्या किया कि जो हम संविधान है उस संविधान को हम बनाएंगे और इसको जो है हम क्या करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी इस क्रिप्स मिशन ने क्या कहा कि ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं और हम जो है आपको क्या करेंगे, संविधान सभा बनाने का मौका देंगे। लेकिन ये सब कब होगा, ये हमारा होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। लेकिन याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन ने मुस्लिम लीग को अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें अलग देश की मांग नहीं मानी थी। तो इसलिए क्रिप्स मिशन क्या हो जाता है, हमारा असफल हो जाता है।
क्रिप्स मिशन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। इसलिए पहली बात, क्रिप्स मिशन ने डोमिनियन स्टेट देने की बात की थी। दूसरा, इसने अलग देश और अलग संविधान की बातचीत नहीं की थी। इसीलिए क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया और डोमिनियन स्टेट देने के कारण कांग्रेस ने इसको भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हमारा जो है अगला मिशन आता है कैबिनेट मिशन। कौन सा आता है हमारा, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन ने जो दो संविधान की, यानी जो दो संविधान और दो देशों की बातचीत हो रही थी उसको भी क्या किया, उसने ठुकरा दिया। लेकिन कुछ ऐसा बना, यहां से क्या हुआ कि संविधान सभा का निर्माण यानी किया जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यह बात निकलकर सामने आती है कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ये बात अंत में निकलकर हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में एम.एन. राय ने रखा। दूसरा 1935 में कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों ने भी इसको स्वीकार किया और उसको नाम क्या दिया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। इसी को ध्यान में रखते हुए क्रिप्स मिशन हमारा भारत आता है। कब आता है, 1942 में भारत आता है, लेकिन ये असफल रहता है। फिर अगला मिशन हमारा आता है कैबिनेट मिशन आता है, और ये कैबिनेट मिशन जो है इसी के तहत निकल कर क्या सामने आते हैं कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां से हम बातचीत करेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, तो नोट कर लीजिएगा। आइए, तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आए लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा, अब हम देखेंगे संविधान सभा का जो गठन है वो कब किया जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा का जो हमारा गठन है, कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिए थे उस आधार पर हमारे संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। याद रखिएगा कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, और इस संविधान सभा की जो उस समय कुल सदस्य संख्या होनी चाहिए थी हमारी, वो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी कितनी, 389 निर्धारित की गई थी। ये याद रखिएगा। ठीक है, जब संविधान सभा का जो गठन हुआ तो उस समय जो सदस्य संख्या थी, याद रखिएगा सदस्य संख्या, उस समय सदस्य संख्या आपकी कितनी होनी चाहिए थी, सदस्य संख्या 389 होनी चाहिए थी। लेकिन याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग के हटने के कारण बाद में मुस्लिम लीग क्या हो जाती है, इससे अलग हो जाती है। तो मुस्लिम लीग के हटने के बाद ये सदस्य संख्या आपकी कितनी रह जाती है, 299। मुस्लिम लीग पूरी तरह से यहां से हट जाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग शुरू में तो मान गई कैबिनेट मिशन की बात कि ठीक है हम संविधान सभा में भाग लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इससे अपने आप को अलग कर लिया और वो एक ही बात मान रहे कि हमको क्या चाहिए, अलग देश चाहिए, और अलग देश की मांग पर वो जो है डटे रहे। यहां से चीजें याद रखिएगा। आइए और कुछ हम बातचीत करेंगे इसमें। अब हम देखेंगे संविधान सभा की, जो संविधान सभा का हम देखेंगे कि जो चयन हुआ था वो कैसे हुआ था, वयस्क मतदाताओं के द्वारा हुआ था। यानी इस संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है, यानी जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा किस आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। लेकिन जो ये वयस्क मताधिकार होगा कैसा, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, यानी संविधान सभा के
गठन में वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, पर वो कैसा रहेगा, अप्रत्यक्ष रूप से रहेगा, यानी डायरेक्ट इसमें जनता भाग नहीं लेगी। ये हमारी इस पे बातचीत की गई है। ठीक है, तो इस जो है संविधान सभा में बहुत सारे लोग जो है आपके शामिल थे। सिर्फ जो है एक बड़े हस्ती यानी गांधी जी को छोड़कर सभी इसमें संविधान सभा में शामिल हुए थे। आइए आगे बातचीत करेंगे। अब हम देखेंगे ये संविधान सभा हमारी बन गई। संविधान सभा की देखिए पहली बैठक हम देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा हमारी बन गई। अब संविधान सभा की जो पहली बैठक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हमारी कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और इसमें देखिए क्या किया गया था, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, तो पहली बैठक में अध्यक्षता के लिए हमने क्या किया था, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उनको जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहीं से संविधान सभा के निकल के आते हैं कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा के पहले और अस्थायी अध्यक्ष, वो कैसे हैं, पहले हैं और अस्थायी अध्यक्ष हैं। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था, तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे। बाद में देखिए क्या किया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में पहले दिन जब बैठक होती है तो पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और कौन बनाए जाते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। लेकिन इस संविधान सभा ने अपना अध्यक्ष चुन लिया, तो संविधान सभा ने जब अपना अध्यक्ष चुना तो यहां से चीजें निकल के आ जाएंगी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन निकल के आ जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के इस स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो संविधान सभा में अब काम कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे आज हम प्रस्तावना कहते हैं कि यानी इस संविधान का उद्देश्य क्या है, इसी प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं या उसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है कि क्योंकि हमें संविधान बनाना है, तो संविधान बनाने के लिए हमारा कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा कि हम क्यों बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, एक जो है सार की बातचीत यहाँ पर की गई है। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में याद रखिएगा, एक पॉइंट है आपका कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और किसने जो है पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और 22 जैसे उद्देश्य प्रस्ताव ये पेश किया जाता है, इसको जो है सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। तो कब स्वीकार किया जाता है, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया
जाता है। याद रखिएगा जो है कि आपका 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। और यहां से अब हम संविधान बनाने का काम शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ और पॉइंट हम समझ लेते हैं यहां से। अब देखते हैं कुछ की पॉइंट तो हो गए हमारे कि जैसे संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे हमारे, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। दूसरा हमारा यह है कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट है, याद रखिएगा। आइए अब हम आगे बातचीत करते हैं। तो यहां से देखेंगे और कुछ अन्य कार्य देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ हम अन्य कार्य देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे यहां पर क्या क्या चीजें हमारी होती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा कि जो है कि अब संविधान सभा ने पहला काम क्या किया, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब जैसे ही हमारी संविधान सभा बन जाती है, संविधान सभा बनने के बाद अब क्या करेगी, कुछ काम करेगी। तो अब उन्हीं कामों को हम देख लेते हैं कि शुरुआत में सबसे पहले इन्होंने क्या क्या काम किया। तो इसने क्या किया, सबसे पहला काम मई 1949 ईस्वी में, मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की, ठीक है। कि मई 1949 ईस्वी में जो राष्ट्रमंडल था, उस राष्ट्रमंडल की सदस्यता इन्होंने क्या की, ग्रहण की। और राष्ट्रमंडल क्या क्या था, तो जो ये राष्ट्रमंडल थे, जो ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए जो कई देशों यानी उपनिवेश थे अलग अलग क्षेत्रों पे, उन उपनिवेशों का एक संगठन था, उसी का नाम क्या था, राष्ट्रमंडल। तो भारत ने भी मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। इसे संविधान सभा ने क्या किया, पारित किया। ये सबसे पहला काम इनका था। कुछ और भी काम थे कि राष्ट्र जैसे देखा जाएगा, तो इसने क्या किया कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा है। तो तिरंगा यानी राष्ट्रीय ध्वज को हमने कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। दूसरा हम देखेंगे कि और आगे क्या किया, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान अपनाया गया, ठीक है। 24 जनवरी को दो चीजें अपनाई जाती हैं, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। तो याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमने क्या किया, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया, ठीक है। और यहीं से 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में क्या हुआ, नियुक्त किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। और कुछ की पॉइंट के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो जैसे और कुछ की पॉइंट हमारा
कि संविधान को बनने में समय कितना लगा। ठीक है, समय देख लेते हैं, संविधान को बनने में समय कितना लगा। तो समय हमारा लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ये संविधान को बनने में क्या लगा, समय लगा। कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या लगा, हमें समय लगा संविधान को बनने में। अब हम देखेंगे संविधान सभा की, देखिए यहां इतना समय लगा, और संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक क्या होती है, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है कब होती है, ये होती है हमारी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही। ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। ये रहे हमारे कुछ की पॉइंट, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, आइए नोट करते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ ही साथ आपके हाथ चलेंगे, दिमाग भी चलेगा। देखते चलिए, नोट करते चलिए, तो पढ़ने में भी आपको भी मजा आएगा। और ये क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए, तो ये हमने कुछ की पॉइंट देखे, लेकिन एक की पॉइंट पर और हम चर्चा करते हैं। हमारे सामने देखिए कभी कभी क्या होता है, 2 डेटें आती हैं, और उन 2 डेटों पे हमें काफी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जो संविधान को लागू करने की बात आती है, 2 डेटें हमारी कौन कौन सी, हम उनकी चर्चा कर ले। तो एक हमारी है डेट 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, दूसरी है हमारी डेट 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये कुछ डेटें हैं जो 2 डेटें हैं संविधान के बारे में। हम देखते हैं इसमें क्या अंतर है। तो देखिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या होता है कि संविधान तो हमारा बनकर तैयार हो गया। अब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। पर ध्यान रखिएगा, आंशिक रूप से लागू किया जाता है, यानी इसके कुछ आर्टिकल क्या होते हैं, यही लागू हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं आंशिक रूप से लागू। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आंशिक रूप से लागू किया, यानी इसके कुछ आर्टिकल क्या कर दिए गए, लागू कर दिए जाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है आंशिक रूप से लागू करना। और इसीलिए भारत सरकार ने 26 नवंबर को क्या मनाने की घोषणा की है, तो हर वर्ष 26 नवंबर को हमारा क्या मनाया जाएगा, संविधान दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा भारत सरकार ने की है। तो हर 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं संविधान दिवस, क्योंकि हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था। पर ध्यान रखिएगा कैसे लागू हुआ था, आंशिक रूप से लागू हुआ था, यानी इसके कुछ ही आर्टिकल लागू किए गए थे। जो फिर दूसरी डेट है, फिर ये 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को ध्यान रखिएगा, संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। यानी अब कोई भी आर्टिकल बकाया नहीं थे, सभी आर्टिकलों को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। इसीलिए अब देखिए हम 26 जनवरी को फिर क्या मनाते हैं, इसीलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा। तो ये 2 डेटें हमें मिलती हैं जो बड़ी कंफ्यूजन करती हैं, इसीलिए मैंने आपको जो है बता दिया, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। और देखिए अब संविधान सभा कुछ और, जिसे अब देखिए कि कुछ और की पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी याद रखिएगा भाई, भारत के संविधान
का पितामह हम किसको कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको कहा जाता है भारतीय संविधान के पिता, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों? क्योंकि इन्हें संविधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी और इसीलिए एक समिति बनाई जाती है, प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति की, संविधान का प्रारूप कैसा हो तो प्रारूप समिति बनाई जाती है। तो प्रारूप समिति याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति बनाई जाती है। और इस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है कि संविधान का प्रारूप कैसा हो, कैसी कैसी चीजें हो। तो ये सभी जो है आपकी प्रारूप समिति देखेगी। ठीक है, चलिए और संविधान सभा के देखिए संवैधानिक सलाहकार भी बनाए गए थे, उनके बारे में भी चर्चा कर ले। संविधान सभा ने एक अपना संवैधानिक सलाहकार भी बनाया था। ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। और संवैधानिक सलाहकार, ये भी हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए एम एन राव में। क्यों? क्योंकि संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम चर्चा करने वाले व्यक्ति कौन थे? एम एन राव थे। लेकिन यहाँ पर संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार है, संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे? आपके बी एन राव हो जाएंगे। ये जो है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, आपको मैंने 2 डेटें बताई थी, वहां पर कहने का मतलब जैसे हमने ध्यान दिया था ना कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। थोड़ी सी इसकी चर्चा जो है अधूरी रह गई है, दिमाग में आ गया तो थोड़ा समझ लीजिए। जैसे 26 नवंबर 1949 को और एक हमारा है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यहां पर हमने कहा था कि संविधान हमारा कैसे लागू हुआ है? तो आंशिक रूप से लागू हुआ है। ठीक है, और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को क्या है? पूर्ण रूप से लागू होना। ये इतना अंतर है। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू होना। लेकिन याद रखिए कि ये 26 जनवरी 1950 को ही क्यों पूर्ण रूप से लागू किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन भी गया था और हमारा संविधान कुछ क्या हुआ था? लागू भी हो गया था। ठीक है, लेकिन क्यों कहने का मतलब ये 26 जनवरी 1950, यानी देखो नवंबर में बन गया और दिसंबर जनवरी 2 महीने के लिए संविधान को लागू करने के लिए रोका गया। तो क्यों रोका गया? तो ये ध्यान रखिएगा कि क्यों रोका गया, क्योंकि 26 जनवरी का दिन एक ऐसा दिन है कि हमने क्या किया था पहली बार 1930 ईस्वी में। ठीक है, क्यों इसको जो है इसी दिन लागू किया गया था? इसके पीछे रीजन है कि इस 26 जनवरी की जो डेट है ये हमारे लिए ऐतिहासिक तारीख है। और ऐतिहासिक तारीख क्यों है? क्योंकि 1930 ईस्वी में 1930 में पहली बार आजादी दिवस यानी पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के कारण यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था और ऐलान किया था, घोषणा की थी कि अब हम हर 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उसी तारीख को ऐतिहासिक बताने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया? संविधान को जो है 2 महीनों तक हमने क्या किया? इसको रोका। इसीलिए हमने जो है इसको 2 महीनों तक रोका ताकि ये डेट हमारे लिए क्या हो? वो खास रहे। ठीक है, तो ये रहा हमारा संविधान के बारे में कुछ की पॉइंट।
और अंतिम की पॉइंट जैसे ये है, संविधान के बारे में हम कुछ की पॉइंट देखते हैं कि वर्तमान में संविधान में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें देखेंगे तो संविधान सभा में क्या क्या शामिल है। तो संविधान को अगर आप बांटेंगे, जो भारतीय संविधान है हमारा, ठीक है, संविधान को देखेंगे तो संविधान में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें कितने भाग मिलेंगे, 22 भाग मिलेंगे। इन भागों को भी विस्तारित किया गया है। देखिए, भागों को भी पार्ट में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी। तो कहीं कहीं किताबों में आपको 25 भाग मिल जाएंगे कि कुल कितने भाग हैं, 25 भाग। तो याद रखिएगा वो कुछ पार्ट हैं, लेकिन भाग हैं कितने, 22 ही भाग, उनके पार्ट बने हुए हैं इसीलिए। तो 22 भाग हैं संविधान में। अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद हमारे कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अगर कई किताबों में देखेंगे, आप छोटी किताबों में देखेंगे तो वहां पर भी मिलेगा कि लगभग कितने अनुच्छेद हैं हमारे पास, तो 450 जो है अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप जो है याद रखिएगा। 450 आर्टिकल नहीं है, 395 ही आर्टिकल है, पर उनके सब पार्ट कर देंगे तो कुल मिलाकर सभी को एक तरफ से जोड़ा जाएगा तो हमारे अनुच्छेद कितने मिलेंगे, 395 मिलेंगे। और अब देखिए संविधान में देखेंगे तो संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। लेकिन याद रखिएगा पहले संविधान लागू होने के दौरान, ठीक है, यानी जब मूल संविधान, हम इसको क्या कह सकते हैं कि मूल संविधान, जब संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में बढ़कर कितनी अनुसूचियां हो गई हैं, तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो यहां से देखिए हमने क्या संविधान सभा के बारे में समझा, कुछ हमने उनके की पॉइंट के बारे में समझा। मैंने आपको संविधान सभा की पहले कुछ संरचना बताई कि संविधान सभा का गठन कैसे कैसे हुआ, संख्या हमने देखी, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष देखे, फिर स्थायी अध्यक्ष देखे, उनके बारे में कि संविधान सभा ने कार्य क्या क्या किया। तो हमने जो कुछ बेसिक पॉइंट थे, जो की पॉइंट थे, यहाँ से हमारे सवाल बनते ही बनते हैं। यहाँ से हमने चीजों को क्या कर लिया, समझ लिया। हमने पूरी तरह से संविधान के बारे में जो पहली अब जो है संविधान सभा प्लस संविधान के बेसिक कुछ कंसेप्ट थे उन सभी को जाना समझा। और हमने संविधान के पार्ट देखे कि यहाँ संविधान अब कुल कितने भागों में बटा हुआ है, 22 भागों में बटा हुआ है। आर्टिकल कितने हैं, 395 हैं, और अनुसूचियां कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ से हमारे अब संविधान की जानकारी कंप्लीट होती है। अब हम सबसे पहले अब देखेंगे, पहले पढ़ेंगे अनुसूचियां। इन अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, 1 से लेकर 12 तक की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे और इनमें क्या क्या दिया गया है बहुत अच्छे से समझेंगे। हर एक अनुसूची को हम डिफाइन करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, लेकिन वो होगा हमारा अगली क्लास में। अगली क्लास में हम किसको पढ़ेंगे, अनुसूचियों को पढ़ेंगे। तो आज हमने संविधान की संरचना के बारे में पढ़ लिया, अगली क्लास हमारी होगी अनुसूचियों पर। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। पॉलिटी हमारी 2 दिन चलती है, मंडे और ट्यूसडे चलती है। कल आपका वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे और थर्सडे हमारा क्या रहेगा, जियोग्राफी की क्लास रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।